हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। टाइटल देखकर आपको पता ही चल चुका होगा कि चाइना को किस लिए या फिर चाइना को क्या वजह पड़ गई कि अब वो रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल हुआ ये कि वेडनेसडे दैट इज ऑन 26 ऑफ अप्रैल प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जी जो कि चाइनीज प्रीमियर हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच फोन कॉल हुआ था और उससे रिलेटेड क्या कुछ वहाँ पर डिस्कशन हुआ और चाइना क्यों इतना मोहब्बत यूक्रेन पर जताने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ हिडन एजेंडा है और इंडिया के लिए इसमें क्या मैसेज मिल सकता है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में था, कई सारे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स और हमारे इंडिया मीडिया चैनल वालों ने भी कवर किया हुआ था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अपना पहला कॉल यूक्रेनियन काउंटर पार्ट दैट इज व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ वेडनेसडे ऑन 26 ऑफ अप्रैल किया हुआ था और उन्होंने यहाँ पर ऑफर भी किया कि वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं एक सीज फायर और पॉलिटिकल सेटलमेंट लाने के लिए, खासकर रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए। दरअसल रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और व्लादिमीर जेलेंस्की ने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात की हुई हो, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं चाइना को प्रो रशियन सपोर्टर ही देख रहा था और यूक्रेन चाइना को दरअसल प्रो रशियन सपोर्टर की तरह देख रहा था और चाइना भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ खड़ा हुआ था सिंस द इन्वेजन। और यहाँ पर एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट जी जिनपिंग ने किया कि न्यूक्लियर वॉर अगर हो तो उसका कोई भी विनर यहाँ पर नहीं होगा। तो रिलेवेंट पार्टीज को चाहिए कि वो काम रखें और रिस्ट्रेंट को जो है ना वो एक्सरसाइज करें और ट्रूली उसी तरीके से एक्ट करें जो कि लार्जर इंटरेस्ट में है, चाहे वो उसके खुद का फ्यूचर हो या फिर ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हो, और हमें सभी को साथ मिलकर ही क्राइसिस को मैनेज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक तो चाइना न्यूक्लियर डिटरेंस की बात यहाँ पर कर रहा है और दूसरा शायद क्या पता कि एक डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल लीडर की तरह चाइना उभरने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस तरीके का एक बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट सा मैसेज मिल सकता है कि न्यूक्लियर पावर के लिए या फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए चाइना बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये मैटर किस लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज इज एक्चुअली मैटर। देखिए जाहिर सी बात है कि यूएस और उसके अलाइस जितने भी मेजर खासकर यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया के साथ उनके जो कोई भी रिलेशनशिप्स कट ऑफ हुए हैं, सिंस देन चाइना इकलौता ऐसा मेजर गवर्नमेंट है जो कि मॉस्को के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाए रख रहा है और इकोनॉमिक लिवरेजेस वहां से पा रहा है। और एज ऑफ नाउ यूएस और उसके अलाइस जब से उन्होंने तेल और गैस खरीदना रशिया का खत्म किया हुआ है, बंद किया हुआ है, एंड सिंस देन चाइना हैज बिकम द बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस। तो नो डाउट यहाँ पर चाइना के लिए भी विन विन सिचुएशन है, रशिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है। और साथ ही साथ बीजिंग जो कि मॉस्को को अपना एक डिप्लोमेटिक पार्टनर की तरह भी देखता है, क्योंकि हर बार यूएस को अपोज करने में ग्लोबल डोमिनेशन में, चाहे वो ग्लोबल अफेयर्स में हो, चाइना का साथ हमेशा रशिया देता आया है और रशिया का साथ हमेशा चाइना। और साथ ही साथ चाइना ने ओपनली क्रिटिसाइज करने से भी मना किया हुआ है रशिया के इन्वेजन को लेकर, खासकर जो यूक्रेन में किया गया था। अब जो कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से चाइना एक भी है, तो रशिया के खिलाफ जो कुछ भी यहाँ पर काम लाने की कोशिश की गई है उसे डिप्लोमेटिक डिफीट देने में, अटैक करने में चाइना ने हमेशा से मदद की हुई है। तो बिकॉज ऑफ दिट्स यूक्रेन जो कि प्रो अमेरिकन माना जा रहा है या फिर प्रो यूरोपियन माना जा रहा है, तो उसकी चाइना से यहाँ पर बन नहीं रही थी। इससे पहले भी जेलेंस्की साहब ने वेलकम किया हुआ था चाइना का ऑफर मीडिएट करने के लिए। देखिए अब चाइना ये क्यों कर रहा है, इसमें कई सारे रीजंस यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहला, चाइना की जो सरकार है, जी जिनपिंग की जो सरकार, वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बिगर रोल प्ले करना चाहती है। हम सभी को भी पता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद को एक ग्लोबल लीडर की तरह, वर्ल्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीडर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। तो शायद एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर बिल्डअप करने के लिए जो बीजिंग के इंटरेस्ट में हो, शायद चाइना इस तरीके का एक स्टेप ले रहा होगा, क्योंकि कई डेकेड्स तक चाइना जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री के कन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और शायद मोस्टली जो इंटरनेशनल अफेयर्स थे वो दूर रख, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर ही खुद के होम में डेवलपमेंट करने की ही कोशिश कर रहा। तो ये शार्प रिवर्सल है कि अचानक से क्यों इतनी मोहब्बत ग्लोबल ऑर्डर पर, इंटरनेशनल ऑर्डर पर आया हुआ है। ये नया नहीं है जो मीडिएशन का तौर या फिर तरीका चाइना इस्तेमाल कर रहा है। मार्च इसी साल के महीने में सऊदी और ईरान के बीच एक सरप्राइज अनाउंसमेंट आया हुआ था जो कि बीजिंग ने ही यहाँ पर ब्रोकर किया हुआ था। अब सऊदी और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, क्योंकि एक शिया डोमिनेटेड है और दूसरा सुन्नी डोमिनेटेड। तो 7 साल के ब्रेक के बाद चाइना ने इस डील को ब्रोकर किया, तो सऊदी और ईरान के बीच ये टॉक्स जो है वो फिर से बहुत ही अच्छे हुए थे। तो शायद चाइना यहाँ पर फिर से एक और मौका देखने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ इसी महीने लास्ट वीक चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग जियांग ने भी कहा हुआ था कि वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच भी इस तरीके का एक सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो तैयार हैं तो वो फैसिलिटेट कर सकते हैं पीस टॉक्स को।
तो जाहिर सी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर वॉर के डेंजर जो है बहुत ही ज़्यादा है, और लगभग चाइना भी इसी तरीके से मान रहा है कि हद से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होना किसी भी कंट्री के लिए और खासकर ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो शायद ये चेंज रवैया चाइना का इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में अब मल्टी रोल्स या फिर ज़्यादातर पावरफुल पीपल जो है वो आ रहे हैं, ज़्यादातर पावरफुल कंट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रशिया और यूक्रेन के बीच इस तरीके का सुलह मीडिएट करने के बाद चाइना का प्रेजेंस ईस्टर्न यूरोप में बढ़ जाएगा। बीजिंग दरअसल कई सालों से इस पोजीशन को और यहाँ पर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने भी कंडेम किया कि चाइना जो है वो बस यहाँ पर ना गेन्स उठाने की कोशिश कर रहा है, हम जो कि ईस्टर्न यूरोप से दूर हो रहे हैं तो चाइना वहाँ पर आकर अपनी जगह फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना के रिलेशनशिप रशिया और यूक्रेन के साथ किस तरीके से है। देखिए, नो डाउट इसी महीने नहीं 2022 फरवरी के महीने में, यानी कि यूक्रेन के इन्वेजन के पहले ही दोनों सरकारों ने, रशिया और चाइना की सरकारों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और ये कहा कि नो लिमिट्स फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंडशिप का कोई भी लिमिट नहीं है। तो चाइना खुद को क्लोजेस्ट अलाई मानता है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, और जो कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सरकार पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुकी हुई, तो वो भी चाइना को एक मेजर अलाई की तरह ही देखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि बीजिंग भले ही एक न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर लेने की उसने कोशिश की या फिर दिखाने की एटलीस्ट कोशिश की, लेकिन रिपीटेडली वो रशिया के सपोर्ट में ही था और रशिया के जितने भी जस्टिफिकेशंस थे इन्वेजन के उसे वहाँ पर कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते ही आया हुआ था। और जी जिनपिंग ने भी एक वार्म वेलकम दिया पुतिन को ड्यूरिंग मार्च जो मॉस्को में विजिट हुआ था, और साथ ही साथ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने भी रशिया को इस महीने विजिट किया हुआ था। और चाइना ने भी अपने परचेजेस जो रशियन ऑयल और गैस के हैं वो इंक्रीज किए हुए थे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एनर्जी हंग्री इकोनॉमी है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसके नीड्स भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया के ऊपर आने के बाद चाइना ने ये मौका देखा कि रशिया के साथ करीब होने का हमारे जो एनर्जी हिट इकोनॉमी को सस्टेन करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी प्राइसेस वगैरह नहीं दिए गए, बस ये तो कहा गया है कि इन एक्सचेंज चाइना को बहुत ही लो प्राइसेस में रशियन ऑयल और गैस मिल रहा है, लेकिन वो किस लो प्राइस में किस हद तक है ये हमें डिस्क्लोज नहीं किया गया। और रशिया के साथ चाइना के रिलेशनशिप्स किस तरीके से थे, तो चाइना दरअसल यूक्रेन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इन्वेजन के पहले। ऑफ कोर्स हम कंपैरिजन चाइना और रशिया के रिलेशनशिप्स का नहीं कर सकते विद चाइना एंड यूक्रेन, वहां पर तो बहुत ही छोटा कंट्री है वो। लेकिन 2021 में यूक्रेन ने अनाउंस किया हुआ था अपने प्लान्स के वो ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा कर देंगे चाइनीज कंपनीज को, भले ही वो अपने देश में क्यों ना हो। और जेलेंस्की की सरकार दरअसल बहुत ही एम्बिवलेंट थी बीजिंग को लेकर, क्योंकि पहले से ही वो जानते थे कि चाइना जो है वो प्रो रशिया है, और दोनों साइड जो थे वो यहाँ पर एम्बिकल जो थे वो रिमेन हो चुके हुए थे। और जेलेंस्की को पता था कि जी जिनपिंग कुछ भी नहीं करेंगे पुतिन को वॉर से रोकने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि पिछले महीने एंड में किंग जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि चाइना किसी को भी आर्म्स प्रोवाइड नहीं करेगा, चाहे वो रशिया हो या फिर यूक्रेन। तो विद दिस हुआ क्या कि यूक्रेन के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि रशिया को पावरफुल वेपन्स अगर चाइना से नहीं जाएंगे, अब जो कि यूक्रेन ऑलरेडी यूएस और यूरोपियन गवर्नमेंट से इस तरीके के वेपन्स ऑलरेडी ले रहा है, टैंक्स ले रहा है, रॉकेट्स आर्मामेंट्स वगैरह ले रहा है, और चाइना ने अगर प्रॉमिस किया कि वो ना ही यूक्रेन को देंगे आर्म्स और ना ही रशिया को देंगे, तो ये तो शायद एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे लिए। तो इसी से चलते हुए कल वो फोन कॉल हुआ था इन दोनों के बीच। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस रशिया, चाइना और यूक्रेन के ट्रायंगल के बीच। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और कई सारे सक्सेस स्टोरीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस, यूपीएससी, सीएपीएफ, ऐसे कई अलग कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।